नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आरविनर टीजी2, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर बैठ जाना। दोस्तों, यहाँ से अधिकतर यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ जाता है तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, हम इसमें आपको बता दें कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिससे प्रश्न छूट गए होंगे। इसलिए दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाती है कि इसमें आपको सभी टॉपिक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दिए गए संकेत को पहचानना है। ये आपको जो संकेत बना है इसको बताना है कि ये कौन सा संकेत है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिजली के खतरे को न छुएं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में सही है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, मतलब ऑप्शन नंबर सी 5ES इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें कौन कौन से इनके 5 भाग होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, शिक्षा होता है, प्रोत्साहन होता है, अभियांत्रिकी होता है, प्रवर्तन होता है, मूल्यांकन, सभी इसके भाग होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्यवाही क्या होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की सांस की जांच करें कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काम के लिए वॉइस का चयन डैश डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कब्जे का आकार यानी ज का आकार पर निर्भर करता है। जैसा कि दोस्तों इसमें जो इसका साइज जाप के साइज से लिया जाता है, और कुछ प्रमुख इसके वॉइस के नाम हैं, जैसे कि हम जानते हैं बेंच वॉइस किसे कहते हैं। जैसे बेंच दोस्तों, इसको समांतर वॉइस भी कहते हैं। बेंच वॉइस जो होती है इसको समांतर वॉइस भी कहते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार के चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला है पाइप वॉइस किसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यह पाइप काटने और चूड़ी बनाने के समय पकड़ने के काम में आती है। अगला है दोस्तों, और इसमें मशीन वाइज भी होती है, और लाइन वाइज जो होता है या ओवरहेड तारों को पकड़ने के लिए काम में आती है। और दोस्तों हैंड वाइज और पिन वाइज, ये सभी इसके प्रमुख भाग हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पावर हेक्सा ब्लेड धातु काट आरी की मोटाई डैश डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1.27 सेंटीमीटर से लेकर 2.54 सेंटीमीटर तक, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर, स्टील पैमाना का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों स्टील रूल एक मौलिक मापन साधन है, और इसका प्रयोग डिस्टेंस मेजरमेंट और रूलिंग स्ट्रेंथ लाइन में भी किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे ज्यामिति, टेक्निकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सवाल से संबंधित प्रश्न है, और अगर जो सवाल आ जाए तो आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। इसमें से जो भी सवाल आए आप उसे हल करें, तभी आप यहाँ पर अगर आप हल करोगे तो दोस्तों एग्ज़ाम में कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। यहाँ गलती हो गई तो हो गई, लेकिन वहाँ गलती नहीं करना। यदि 10 कूलम का आवेश किसी लंबाई के चालक से 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। दोस्तों इसको आप हल करोगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 2 ओम। चलिए हम आपको समझा देते हैं इस डिस्क्रिप्शन द्वारा। जैसे कि दोस्तों Q बराबर दिया है, T बराबर दिया है, V बराबर दिया है, R हमें निकालना है। पहले तो हम धारा का फार्मूला लगाएंगे। I बराबर Q/T होता है। Q का मान
10 रखेंगे और टी का मान 2 रखेंगे, तो फिर जैसे भाग कर देंगे तो धारा का मान 5 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हम तब प्रतिरोध निकाल लेंगे, जैसे कि R बराबर V/I होता है, जो कि ओम के नियम अनुसार होता है। अब V का मान हम 10 रखेंगे, I का मान 5 रखेंगे, इसे भाग दे देंगे तो आपका 2 ओम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। जैसा कि साथियों, प्रतिरोध के तापमान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि धनात्मक तापमान गुणांक यानी PTC कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों RT बराबर R0 + R0 अल्फा डेल्टा T दिया गया है। दोस्तों इसका फार्मूला दिया गया है, आप इसे समझ लेंगे। दोस्तों यहाँ से सवाल भी बनते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक BOT इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट घंटा के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको मिलान करना है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, इसमें बताना है कि प्रतिरोध किसका मात्रक है। राइट आंसर दोस्तों ओम, प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम है। और विद्युत प्रवाह यानी करंट का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। पावर यानी शक्ति की इकाई जो होती है वाट होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पहले का चौथा से मिला है, यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। राइट आंसर दोस्तों वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ये इसकी आवश्यकताएं हैं। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। इसका मात्रक दोस्तों सीमेंस या म्यो होता है। चलिए अगला प्रश्न है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्पन्न प्रभावों से इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि उत्पन्न प्रभावों से करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 लैंप 6 वोल्ट लैंप जो सीरीज में और 24 वोल्ट DC से लगा है, यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों अगर सीरीज में जुड़ा है, अगर वो बल्ब में से एक भी बल्ब खराब हो गया तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोस्तों समांतर में लगे हैं, उसमें से अगर समांतर में से एक खराब हो जाएगा तो उसमें से और अन्य बल्ब जलेंगे। चलिए बाकी दोस्तों इसमें वही लिखा है, आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अभ्रक या माइका दोस्तों, जिसे माइका कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अभ्रक एक पारदर्शक अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। या ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है जो भार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वैद्युतिक ऊष्मा उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है कि इसमें हो। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य इसमें होना चाहिए। जैसा कि साथियों इसमें हम और आपको क्लियर कर देते हैं, एक अच्छे कुचालक सामग्री का डाइलेक्ट्रिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जिसको किलोवोल्ट अपान mm में किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा कुचालक विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होनी चाहिए ताकि यांत्रिक सामर्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संश्लेषित विद्युत रोधी तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या से, जैसे कि
फाइबर एक अच्छा कुचालक है, यह मशीनों के स्लॉटों में डालने के काम में आता है और ग्लास पर जंग, नमी, तेजाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इंसुलेटर, बल्ब, इंडिकेटर, मीटरों के ऊपर ग्लास चढ़ाए जाते हैं। और अगला है पॉइंट है दोस्तों, माइका अधिक गर्मी को कंट्रोल करने में उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोधक सामग्री, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है वे पदार्थ इंसुलेटर कहलाते हैं, जैसे कि अभ्रक, कांच, एस्बेस्टॉस, बेकेलाइट, पीवीसी आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में अधिमानित नहीं की जाती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीसा, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आमतौर पर सीसा धातु का उपयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। धातु एवं उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर धातु दिया गया, फ्लक्स के घटक दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि तांबे में दोस्तों जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरोजा होता है। एल्युमिनियम जो है स्टीयरीन, बेरोजा, या यहाँ पर देख सकते हैं पीतल जो होता है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जस्ता में जिंक क्लोराइड, सोना चांदी सुहागा होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर फ्लक्स के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक उत्पन्न करने के लिए फ्लक्स नामक आधात्विक मिश्रण उपयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि यह जोड़ को साफ रखता है, यह ऊष्मा को जॉब तक शीघ्रता से पहुँचाने में सहायक होता है, यह जोड़ी जाने वाली धातु की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, जो कि जोड़ से है। यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट के प्रकार को पहचान कीजिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेड टेल ज्वाइंट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि साथियों देख सकते हैं, इस प्रकार के जोड़ के तारों के सिरों अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐंठ कर उनके समापक सिरों को जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जोड़ ओवरहेड लाइन में खंभों के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर किया जाता है और लाइन के मध्य में नहीं। इसे पिगटेल जोड़ अथवा ऐंठा हुआ जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे एक नाम से और जाना जाता है, जो कि पिगटेल जोड़। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे मजबूत हाफ लैप का संयुक्त है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोवेटेल हाफ लूप संयुक्त, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, वेस्टर्न कैडमियम सेल है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं प्राथमिक सेल जो होता है, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता तथा केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल और ड्राई सेल इत्यादि। दोस्तों इन सेलों को आप याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और जो द्वितीयक सेल होता है वह सेल जिसको चार्ज करके फिर से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेल में केमिकल एक्शन होता है, जैसे कि लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल आदि, ये इसके उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, जैसा कि जब एक विलयन में विद्युत धारा गुजरती है तो एक डेड डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक प्रभाव, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि जब किसी अम्लीय या कार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव धनात्मक एवं ऋणात्मक में विभक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत या रासायनिक प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव का उपयोग सेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण आदि में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, धनात्मक विद्युताग्र को क्या कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनोड कहते हैं। धनात्मक एनोड और जो ऋणात्मक होता है उसे कैथोड कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक तरल पदार्थ जो डेड डैश के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयनों कहा जाता है, आयन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के डेड डैश परीक्षण हेतु किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपेक्षिक घनत्व इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सी बैटरी का रख रखाव मुक्त नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकिल फेरस इसका सही उत्तर होगा, यानी निकिल लौह सेल इसका रख रखाव मुक्त नहीं है। जबकि दोस्तों निकिल कैडमियम और सीसा एल्काइन मैग्नीशियम इनका सभी का है। चलिए जैसा कि देखते हैं, सीसा अम्ल की दक्षता जो होती है यानी लेड एसिड की दक्षता जो होती है 90 से 95 तथा निकिल आयरन की जो दक्षता कम होती है जैसे कि 72 से 80 तक होती है। सीसा यानी लेड एसिड सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है। और दोस्तों जो सीसा यानी लेड एसिड का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा निकिल आयरन सेल का ईएमएफ जो होता है 1.2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में विद्युत चालन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खारा पानी में। इसमें दोस्तों विद्युत का चालन होता है। जैसा कि साथियों अशुद्ध जल या शुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण चालन संभव नहीं हो पाता है, अर्थात यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। यानी दोस्तों जो शुद्ध जल होता है उसमें जो है करंट प्रवाहित नहीं होता, अशुद्ध जल में करंट प्रवाहित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, 5-15 वोल्ट की बैटरियों को समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि बैटरियों के सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, तब परिणामी वोल्टेज क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15 वोल्ट होगा। दोस्तों जो समांतर में जुड़े होंगे तो उनका उतना ही होगा। अगर श्रेणी में होते दोस्तों तो इसका 5 से गुणा कर देते तो इसका 75 हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसका समांतर में जो है ये 15 वोल्ट ही होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, अतः परिणामी वोल्टेज 15 वोल्ट ही होगा। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी वोल्टेज सभी बैटरियों का योग होगा। जैसे कि दोस्तों 15 गुणे 5 कर देंगे तो 75 वोल्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, 2 वोल्ट कितने सीसा अम्ल सेलों का 12 वोल्ट प्रदायी और किस संयोजन से समूहित किया जाना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 सेल सीरीज में, जो कि इसका सही उत्तर होगा। देख सकते हैं दोस्तों श्रेणी संयोजन यहाँ पर देख सकते हैं इसका, जो कि 6 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी ध्रुव इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जविक्री इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जविक्री यानी ऑप्टिकल लेंस टीवी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि स्थायी चुंबक का परीक्षण डेड डैश द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के उपयोग, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि साथियों इस परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि स्थायी चुंबक की कितनी सामर्थ्य है, अर्थात फ्लक्स की कितनी मात्रा उत्पन्न कर रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक इंडक्शन कॉइल का न्यून प्रेरकत्व गुणक 5 हेनरी प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10⁻³ S में शून्य हो जाती है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। दोस्तों इसे हम हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, यहाँ पर इसका फार्मूला देख सकते हैं, E बराबर -mdI/dt। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 25,000 वोल्ट राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर I का मान, T का मान, M का मान, सारा मान दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसी प्रेरण कुंडली के चक्करों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दुगने कर दिए जाते हैं, इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दुगना हो जाएगा। जैसा कि
किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और रोड की लंबाई दोनों ही दोगुनी कर दी जाते हैं, इसका स्वप्रेरकत्व 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला भी देख सकते हैं और दोस्तों इसका संबंध निकाला गया था, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, माध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 125 वोल्ट से अधिक इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट की परिमाण को डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक मूल्य कहते हैं। चलिए जैसे कि दोस्तों किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी धारा वोल्टेज की परिमाण को तात्कालिक मूल्य कहा जाता है। जैसे कि चित्र में दर्शाए गए किसी क्षण t1 पर प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान I1 है। यहाँ पर देख सकते हैं t1 और I1 यहाँ पर सारे मान दिए गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर, जैसे कि यहाँ पर और कुछ जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर पीक फैक्टर का फार्मूला देख लें। यहाँ पर पीक फैक्टर बराबर शिखर मान अपान प्रभावी मान होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है स्टार कनेक्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि स्टार कनेक्शन में 3 फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ी जा सकती है। लाइन वोल्टेज जो होती है दोस्तों √3 और फेज वोल्टेज, ये इसका दोस्तों यहाँ से फार्मूला बनता है। जैसे कि लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट, यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों लाइन वोल्टता एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, इसका फेज वोल्टता कितना होगा। दोस्तों इस फार्मूले पर मान रख देंगे तो जो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 230 वोल्ट सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों V का मान दिया है 415 और बराबर √3 VP। दोस्तों √3 को इसके नीचे भेजेंगे तो इसको हल कर लेंगे तो आपका जो इतना मान आएगा दोस्तों इसके आसपास यहाँ पर 230 वोल्ट दिया गया है, जो कि लगभग में आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारित्व प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि साथियों प्रेरक प्रतिघात बराबर जो होता है 2πfl और धारित्व प्रतिघात यानी xc बराबर जो होता है 1/2πfc, इसके फार्मूले होते हैं दोस्तों। यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, आप यहाँ से इसका मान देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा समीकरण किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति व्यक्त करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओमेगा बराबर 2π गुणे f इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मार्ग प्रकाश के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं एलईडी का सिंबल बना हुआ है, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस प्रकार का सिंबल बना देगा, आपको कहेगा कि ये कौन सा सिंबल है, आपको बताना होता है। जैसा कि साथियों एलईडी एक फॉरवर्ड बायस्ड आधारित डायोड है। एलईडी को जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराया जाता है तो यह दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेस है, जो कि देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रिस्टल डायोड को डैश डैश भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पीएन संधि डायोड कहते हैं। चलिए जैसा कि साथियों क्रिस्टल डायोड को केट व्हिस्कर डायोड पॉइंट कनेक्टेड डायोड के नाम से भी जाना जाता है। यह डिवाइस एन टाइप सेमीकंडक्टर की पतली परत किसी कठोर धातु का तीक्ष्ण स्पर्श कराकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग की वह शाखा जो डैश डैश से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संबंधित है। सही उत्तर दोस्तों इनमें से सभी, जैसे कि अर्धचालक गैस निर्वात, ये सभी इसके आंसर हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आधार धारा इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा
का नियंत्रण आधार धारा करता है। कलेक्टर क्षेत्र में जो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक अल्फा इमीटर धारा तथा दूसरी जो होती है, देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में। यहाँ पर पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परिवर्ती प्रतिरोध की तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि साथियों यहाँ पर दिया गया है, ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा परिवर्तित प्रतिरोध की तरह भी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किसको दर्शाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जक को दर्शाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति होती है जो 2 पीएन डायोड की सहायता से बनाई जाती है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि दोस्तों बेस, कलेक्टर, एमीटर होता है। दोस्तों इसमें क्या पहचान होती है जानते हैं दोस्तों? इसमें जो तीर अंदर की तरफ जाएगा ये मतलब पीएनपी होता है, और जो बाहर की ओर जाएगा दोस्तों ये एनपीएन होगा। चलिए, जैसे कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर, ये पूरी जानकारी हम आपको बता चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि कलेक्टर एमीटर विन्यास में उत्सर्जक डायोड का प्रयोग किया जाता है के लिए, यानी सीई विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है के लिए राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्थिरता के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संग्राहकता के आधार की ओर छिद्र कारण इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का फॉरवर्ड धारा प्रवर्धन फैक्टर डैश के साथ आउटपुट धारा तथा इनपुट धारा का अनुपात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आउटपुट लघु परिपथ इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि निम्नलिखित में से कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उच्च इनपुट प्रतिबाधा इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि IC 555 डैश के लिए उपयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दोलित्र बनाना इसका राइट आंसर है। IC में सक्रिय तथा निष्क्रिय घटक एक अर्धचालक क्रिस्टल पर बनाए जाते हैं। IC में सिलिकॉन की क्रिस्टल चिप होती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पावर ट्रांजिस्टरों के साथ ऊष्मा अभिगम डैश द्वारा लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंधन विधि द्वारा लगाया जाता है। जैसा कि हीट सिंक पावर ट्रांजिस्टर में उत्पन्न हुई हीट जलने से बचाता है। यह करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। इसका प्रयोग प्रवर्धक, दोलित्र, मॉड्यूलेटर, नियंत्रक तथा स्विच के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, क्लास सी प्रवर्धक में कलेक्टर करंट डैश के लिए प्रवाहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आधी से कम इनपुट साइकिल इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि तर्क द्वार के 2 आगत 1 एवं 0 हैं तो किस तर्क द्वार का निर्गत 1 होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी OR द्वार इसका सही उत्तर होगा, यानी OR गेट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि OR गेट में जो होता है, इसमें दोस्तों इनपुट जो देंगे 0 0 तो आउटपुट में भी 0 प्राप्त होगा, और जो इनपुट में 1 1 देंगे तो दोस्तों बाहर भी 1 प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप समझ लीजिए। और 0 1 देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 1 देंगे तो भी 1 प्राप्त होगा, जो कि OR गेट में। और दोस्तों हम बात करते हैं एंड गेट की जो बात करते हैं, देख सकते हैं इसका सिंबल
इसका सिंबल से भी प्रश्न बन जाते हैं। एंड गेट में जो इनपुट में हम देते हैं 0 0 तो आउटपुट में भी 0 प्राप्त होता है। इनपुट में 0 1 देंगे तो आउटपुट में 0 होगा, इनपुट में 1 और 0 देंगे तो आउटपुट में भी 0 होगा, और इनपुट में 1 1 देंगे तो आउटपुट में 1 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न नॉट गेट के बारे में देखते हैं। इसका सिंबल भी आप याद रखिए। इसमें दोस्तों इनपुट में जो देंगे 0 तो आउटपुट में 1, और इनपुट में 1 तो आउटपुट में 0, ये इसमें यही होता है। चलिए फ्लिप फ्लॉप है राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक बिट स्टोरेज सेल है। जैसा कि फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोरेज सेल होता है, जिसमें फ्लिप फ्लॉप मूलतः एक डिजिटल मेमोरी परिपथ है। इसके दो स्थायी अवस्थाएं होती हैं। इस एक प्रकार के एक तथा दूसरी अवस्था 0 अवस्था हो कहलाती है। अगला प्रश्न बाइनरी संख्या 111 तथा 101 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 13011, इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गुणा कर दिया गया है, इसका आंसर आ गया है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचानना है। दोस्तों ये जो परिपथ बना है ये किसका है? राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ये जीने का जो परिपथ बना हुआ है ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है द्विमार्गी स्विच से तात्पर्य है डैश डैश के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 लैंप, इसका सही दोस्तों 1 लैंप इसका सही उत्तर होगा, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि दोस्तों द्विमार्गी स्विच से केवल एक स्थिति 1 लैंप प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है IS 3034 यानी 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 ओम, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है दिष्ट धारा जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश डैश द्वारा निर्मित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर की धारा, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि साथियों दिष्ट धारा जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया आर्मेचर में भार धारा द्वारा प्रभावित होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के 2 घटक होते हैं, जैसे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न एक दिष्ट धारा यानी DC करंट मशीन में ब्रश पर स्पार्किंग यानी स्फुलिगन का सबसे संभावित कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर में खुली कुंडली अंतराध्रुव इंटरपोल यानी अंतराध्रुव या इंटरपोल गलत ब्रश स्प्रिंग दाब, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम देखते हैं ब्रशों पर स्पार्किंग के प्रमुख कारण में आर्मेचर, खुली कुंडली, खराब इंटरपोल और गलत ब्रश स्प्रिंग दाब हो सकते हैं। DC मशीन में ब्रश प्रायः कार्बन के बनाए जाते हैं जिससे स्पार्किंग कम होती है। DC मशीन में ब्रशों को कम्यूटेटर पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है डिस्क धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNA को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होना, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं धारा का करंट से मतलब IC से लेकर -IC होने में जो समय लगता है उसे कम्यूटेशन पीरियड यानी कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। जैसा कि कम्यूटेशन के पुअर होने पर ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य स्पार्किंग होता है। अगला प्रश्न DC मोटर में बैक EMF या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लेंज के नियम पर आधारित है। DC आर्मेचर के बैक EMF या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा लेंज के नियम पर आधारित है। लेंज के नियमानुसार किसी भी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। दोस्तों इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न अंतर्ध्रुवी यानी इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर वाइंडिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अंतर्ध्रुव या छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते हैं तथा इन्हें मशीन के ढांचे में मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है।
और इन्हें अपेक्षाकृत मोटे ताम्र विद्युतरोधित तारों द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब विद्युत वाहक बल जो होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुना हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि एक डीसी जनरेटर में डेड डैश में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डीसी जनरेटर बदलता है। जबकि दोस्तों जो डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तथा यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर कार्य करती है। जो जनरेटर होता है यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम मतलब दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन डेड डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसी को डायरेक्ट करंट में बदलना, यानी एसी को डीसी में बदलना इसका कार्य होता है। लघु पतन आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जब वह चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNO को पार करती है तो परिवर्तित हो जाती है, दिक् परिवर्तन कहलाती है। यह समय कम्यूटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब नहीं किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोलर का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि दोस्तों स्टोरेज बैटरी का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफाइड डीसी का प्रयोग करते हैं, डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं, जबकि सोलर का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे डेड डैश कहते हैं। राइट आंसर बूस्टर कहते हैं। जैसा कि सीरीज जनरेटरों का प्रयोग आर्क प्रकाश तथा सीरीज बूस्टर के रूप में किया जाता है। सीरीज बूस्टर किसी अन्य प्रदाय से धारा प्राप्त करने वाले फीडर की टर्मिनल वोल्टता को बढ़ाने के काम में आते हैं। इनका प्रयोग रेल इंजनों में पुनर्जननीय ब्रेक को क्षेत्र धारा प्रदान करने के लिए भी किया होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में से किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा उल्टा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोटर आर्मेचर टर्मिनल इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जो गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर आर्मेचर टर्मिनल संयोजन को विपरीत करके मोटर की घूर्णन दिशा को विपरीत किया जाता है। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण शंटेड नियंत्रण विधि तीव्र परिवर्तन भारों हेतु उपयुक्त है। शंट मोटर की गति नियंत्रित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये इस डायग्राम द्वारा आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पस्ट ईएमएफ यानी पस्ट ईएमएफ बराबर 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैसा कि एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध R है तथा उसका परिवर्तन अनुपात के है, द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक प्रतिरोध होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, RS/K² इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला दिया गया R बराबर RS जो है द्वितीय कुंडली को प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, K जो है रूपांतरण अनुपात को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी एक फार्मूला दिया गया, आप यहाँ पर समझ लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैक टू बैक जांच इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि खुला परिपथ परीक्षण में लव हानि या क्रोड हानि की जानकारी प्राप्त होती है, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट परीक्षण से पूर्ण लोड ताम्र हानि की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ उपयोग आता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उच्च सिलिकॉन स्टील प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि सिलिकॉन की मात्रा 4% होती है। अगला प्रश्न,
दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में हम कुछ अच्छी जानकारी देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पूछा जाता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। आदर्श ट्रांसफार्मर एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें दोनों कुंडलन प्राथमिक एवं द्वितीयक ताम्र हानि नहीं होती है और कोर में कोई किसी भी प्रकार की लौह हानि नहीं होती है। लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 100% होती है। अगला प्रश्न, बुकोल्ज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मरों के सुरक्षा के रूप में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों यह एक मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में की सूचना एक अलार्म बेल बजा कर देता है और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित कर देती है। इसका उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी प्रकोष्ठीय सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 पथ होते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर डायग्राम द्वारा समझाया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं और इसकी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनकों यानी ब्रीदरों का उपयोग डेड डैश के लिए होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हवा में नमी खींचने के लिए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, डेड डैश उपकरण वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा देते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटिंग इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इंटीग्रेटिंग उपकरण सप्लाई से जोड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एनर्जी मीटर इसका उदाहरण है। और इंटीग्रेटिंग उत्पन्न किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक संकेत द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, जैसे कि अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर इत्यादि। ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग एक चलते हुए लोहे के उपकरण में कंट्रोलिंग टॉर्क को पाने के लिए किया जा सकता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग कंट्रोल इसका सही उत्तर होगा, जो कि देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें देखते हैं, इसका उपयोग अमीटर तथा वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसका पैमाना आरेखीय होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंगल फेज निवारक को विशेष रूप से डेड डैश के लिए बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित वोल्टता सुरक्षा इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, सिंगल फेज निवारक इंडक्शन मोटर को सिंगल फेजिंग दोष से बचाता है। अगला प्रश्न, यदि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 एम्पियर या 5 एम्पियर हो तो गुणन घटक के डेड डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि रूपांतरण अनुपात बराबर होता है प्राथमिक अनुपात अपान द्वितीयक कुंडलन धारा, इसका देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका मान रख देंगे और भाग कर देंगे तो आपका 20 सही उत्तर आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, माप यंत्र ट्रांसफार्मर के बारडेन को कैसे व्यक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आभासी पावर इसका सही उत्तर है। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, माप यंत्र ट्रांसफार्मर के बारडेन को आभासी पावर द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा डीसी पावर के बारडेन को किलोवाट द्वारा व्यक्त किया जाता है। माप यंत्र ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि देख सकते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को मोटे विद्युत रोधी चालक 1 से 50 टर्न के बनाए जाते हैं तथा इसे परिपथ के श्रेणी में लगाया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि देख सकते हैं। और अब जान लेते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी के बारे में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग अधिक वर्तन बनाई जाती है यानी अधिक टर्न बनाए जाते हैं तथा इसे प्राथमिक मतलब परिपथ के क्रॉस लगाया जाता है। इसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है,
चलता हुआ मोटर के घूर्णन दिशा को उल्टा करने का प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्लगिंग कहते हैं। जैसे कि और जानकारी देखते हैं, जैसे कि चलते हुए मोटर के घूर्णन दिशा को उल्टा करने के प्रयास को प्लगिंग कहा जाता है। वैद्युत मोटर ब्रेकिंग की मुख्य 3 विधियाँ होती है, प्लगिंग, रियोस्टेट ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इन सभी विधियों में सबसे अधिक ब्रेकिंग जो टार्क है वो प्लगिंग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक विद्युत चुम्बकीय रिले के 3 संपर्कों के नाम से CNC और NO इस नामकरण का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉमन, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रेरण मोटर्स में प्रतिशत अंतर स्लिप जो डेड डैश की सीमा में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 से 5% इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों स्लिप का फार्मूला देख सकते हैं, NS माइनस NR अपान NS इसका सही उत्तर होगा, मतलब इसका फार्मूला होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, जब मोटर नियंत्रक पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो उसे डेड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकुचन कॉइल जारी करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि मोटर नियंत्रक में स्टॉप बटन का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, जो कि UP आर्मिनल, TG2 और MPTO का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों अगर इन सभी सीरीज को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके अधिकतर यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जैसे कि साथियों, NVR कॉइल का पूरा रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो वोल्ट रिलीज कॉइल इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, रनिंग मोटर डेल्टा में डेड डैश प्रदान करने के लिए जुड़ा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्च टार्क इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार्टर का प्रकार क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज शैथिल्य मोटर यानी हिस्टैरिसीस मोटर किस प्रकार की मोटर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक मोटर होती है। जैसा कि एकल फेज शैथिल्य मोटर तुल्यकालिक मोटर होती है, इसका प्रयोग विशेष रूप से ध्वनि उपकरणों में किया जाता है। इसके रोटर पर कोई कुंडलन या वाइंडिंग प्रयोग नहीं की जाती है। इसका रोटर क्रोम स्टील का बेलनाकार बना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर में प्रत्येक फेज स्लिप्टर जुड़ा रहता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है। जैसा कि हम देखते हैं, इसमें सिंगल फेज प्रेरण मोटर में स्वचालित न होने की कठिनाई को दूर करने के लिए एक फेजी कुंडलन को स्लिप्ट अप किया जाता है। दूसरे शब्दों में मोटर की 2 कुंडलों में विभाजित किया जाता है, मुख्य कुंडलन अथवा गतिशील कुंडलन, यानी दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, और दूसरी जो सहायक कुंडलन तथा अथवा प्रारंभिक कुंडलन होती है। सहायक कुंडलन के सीरीज क्रम में एक प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दिया जाता है जो प्रारंभिक कुंडलन के श्रेणी में जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसका डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट बल्बों के 20 पॉइंट्स और 4 पंखे प्रत्येक 100 वाट के हैं, और तो जो 200 वोल्ट सप्लाई सिस्टम के लिए अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों इसको आपको हल करना है। आपका जो हल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.08 मेगा ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हल किया गया। पहले पूरे बल्ब का निकाल लिया गया, फिर पंखा का, फिर इसे जोड़ दिया गया, पूरी शक्ति हो जाएगी 1600। फिर दोस्तों इसमें 1000 का भाग देकर दोस्तों इस
किलो में बदल लेंगे, फिर इसमें फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका उत्तर सही आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2.08 मेगा ओम इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कोई 8 पोल का प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर 750 आरपीएम पर चल रहा है तो इस अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों आप इसे हल करेंगे, ये फार्मूला है, ये सारे मान है, इस फार्मूले पर मान रख देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 50 हर्ट्ज सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तक के क्षेत्र परिपथ की डैश डैश से प्रदायी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिष्ट धारा यानी डीसी करंट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाले एक्साइटर डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश डैश में अंकित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केवीए में अंकित की जाती है। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश डैश की नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घुमाने के लिए प्रयुक्त यांत्रिकी प्रणाली प्राइम मूवर कहलाती है। ये मुख्यतः अल्टरनेटर्स होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज गुणे 100 इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर कुछ जानकारी ले लेते हैं। किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था शून्य लोड तक होने तक परिवर्तन को वोल्टता नियमन कहलाता है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर्स को समांतर में प्रचलित करने से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मशीनों में अवमंदक कुंडली डैश डैश के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी असंतुलित भार स्थिति इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यह असंतुलित भार की स्थिति में इसमें अतिरिक्त प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो बढ़े हुए भार का वहन करता है, अर्थात असंतुलित बल की स्थिति में रोटर हंटिंग करने लगता है। इसके बचाव के लिए अवमंदक कुंडलन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी ले लेते हैं। तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार यानी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर जो होती है ये एक गति मोटर होती यानी कांस्टेंट यानी स्थिर गति मोटर होती है जो कि तुल्यकालिक गति पर चलती है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, उल्टा वी वक्र डैश डैश का ग्राफ है। सही उत्तर दोस्तों पावर फैक्टर जो होता है फील्ड करंट इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों इस ग्राफ द्वारा आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में डैश डैश की आवश्यकता होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की आपूर्ति इसमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लैंप के प्रचालन के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्ति लैंप का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि प्रदीप्ति लैंप के प्रचालन के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। आर्क लैंप को एसी तथा डीसी दोनों पर प्रचलित किया जा सकता है, जबकि मरकरी तथा सोडियम लैंप के लिए एसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रदीप्ति के लिए डीसी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन निम्नलिखित के आधार पर करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शक्ति रेटिंग इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि साथियों किसी रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन शक्ति रेटिंग के आधार पर करना चाहिए। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर इनमें से एक बड़े आकार की तांबे अथवा एल्युमिनियम की एक गोल अथवा आयताकार चकती होती है। इस चकती के एक और उपयुक्त अचालक पदार्थों की परत चढ़ा दी जाती है। अचालक पदार्थ परत के ऊपर एक छोटे आकार की लेड चकती दबाव के साथ लगा दी जाती है। अगला प्रश्न, हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एक डायोड की आवश्यकता होती है। जबकि दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में 0.16 mm व्यास के एसई तार के साथ स्थान पर 0.1 mm व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, तो परंतु वो लपेट संख्या पूर्ववत ही रखी जाती है। इस स्थिति में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम होगा। जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वाइंडिंग के किसी परीक्षण के लिए खोजी कुंडली विधि अपनाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पोल की ध्रुवता इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि वाइंडिंग के पोल की ध्रुवता परीक्षण के लिए खोजी कुंडली विधि अपनाई जाती है। यह वाइंडिंग एसी मशीनों में की जाती है और इसमें सभी कॉइल के सिरे स्वतंत्र रखे जाते हैं और उन्हें वांछित क्रम में संयोजित किया जा सकता है। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, आर्मेचर वाइंडिंग कार में आपातकालीन परिस्थितियों निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वायु से शुष्क होने वाली वार्निश प्रयोग की जाती है। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य आपातकालीन परिस्थिति में वायु से शुष्क होने वाली वार्निश प्रयोग की जाती है। किसी आंशिक क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की एक या दो वेस्टनों को परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम ट्रांसफार्मर से क्षतिग्रस्त वेस्टन को हटाया जाता है। अगला प्रश्न, छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्धबंद खांचे इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि छोटी डीसी मोटर में अर्धबंद खांचे के आकार जिसे संवातन के लिए पर्याप्त हवा मिल सके तथा कूलिंग का प्रभाव बना रहे, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम टकराती हैं तो वे सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रसार कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों में छिद्रावेषण यानी फॉल्ट वाइंडिंग तकनीकी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसका प्रयोग 220 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, एक मर्क्यूरी वेपर लैंप डैश डैश से भरा होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मरकरी यानी पारा से भरा होता है। जैसा कि मरकरी वेपर लैंप वेपर से भरा होता है, इन लैंपों का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। यह लगभग 3500 घंटे तक 3500 घंटे तक कार्य करता है और इनका उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा पार्कों आदि में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिजली की खपत यानी कंजम्पशन इनमें से सबसे अधिक होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाटर हीटर में सबसे अधिक होती है, जबकि दोस्तों वॉशिंग मशीन, आयरन और वैक्यूम क्लीनर में कम होती है इनकी तुलना में, वाटर हीटर की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इस प्रेस का प्रयोग कपड़ों को पानी अथवा भाप देने के लिए किया जाता है। इनमें भाप उत्पन्न करने के लिए प्रेस के दो विधियों बॉयलर तथा फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है 33 किलोवोल्ट के ऊपर?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 33 किलो वोल्ट वोल्टेज तक पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है और लाइन के अंतिम सिरे यानी एंड पॉइंट अथवा नदी नाला क्रॉसिंग को पार करते समय स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त यानी विपरीत दिशा में किया जाने वाले वायर को क्या कहते हैं? राइट आंसर स्टे वायर कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टे वायर, आप देख सकते हैं ओवरहेड कंडक्टर में के कारण पोल के खिंचाव को बचाने के लिए विपरीत दिशा में स्टे वायर का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से पोल भली भांति सीधा खड़ा रहता है। स्टे तार का उपयोग लाइन के शुरुआत में, लाइन के अंत में तथा लाइन के बीच में किया जाता है। जहां लाइन की दिशा परिवर्तित हो, इसकी मदद से खंभे को विपरीत दिशा में खींचकर खंभे की स्थायी संतुलन प्रदान करता है। चलिए दोस्तों देख सकते हैं ये स्टे वायर यहाँ पर लगी होती है, ये पूरे पोल को कंट्रोल करता है मान लो। अगला प्रश्न है, केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, जैसे कि चालकों में तांबे की हानि, केबल में विद्युत रोधन, परावैद्युत हानियाँ और धात्विक आवरणों और कवचों में हानियाँ, ये इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न, कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, एक विशेष परिपथ जोड़ SWG 22 के बदले SWG 18 तार का चयन किया जाता है तो इसका कारण है कि इसमें डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च धारा वहन करने की क्षमता इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल डैश प्रकाश होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 3.5 कोड इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, MG सेट और रोटरी कन्वर्टर डैश बदल देते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, AC को DC आपूर्ति में बदल देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उद्योगशालाओं में प्रायः मोटर जनरेटर यानी MG सेट का प्रयोग किया जाता है तथा रोटरी कन्वर्टर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक मात्रा में DC पावर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज अर्ध परिवर्तक नियंत्रित मोटर में आर्मेचर धारा किस पर बंद हो जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बड़े प्रसर्जन कोण पर बंद हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जैसे कि अल्फा का मान परिवर्तित करके औसत वोल्टता परिवर्तित किया जाता है, जिससे मोटर को निर्धारित व आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। यदि अल्फा का मान बढ़ाकर 180 कर दिया जाए तो आर्मेचर धारा का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, मोटर जनरेटर सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रीजनरेटिव परीक्षण किया जाता है। जैसा कि रीजनरेटिव टेस्ट को हम बैक टू बैक टेस्ट या हॉपकिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और रीजनरेटिव टेस्ट में एक मोटर जनरेटर सेट प्रयोग किया जाता है और यह मेथड लार्ज साइज मशीनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा ताप और दिक् परिवर्तन का भी जांच किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चलचित्र निम्नलिखित पिक्चरों को सीरीज के रूप में प्रदर्शित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्थिर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि चलचित्र स्थिर पिक्चरों को सीरीज के रूप में प्रदर्शित करता है, पर्दे पर जब एक सीरीज को प्रदर्शित किया जाता है तब यह चलती छवि को भ्रम पैदा करता है। अगला प्रश्न, यदि टीवी रिसीवर में कोई ड्राइव वोल्टेज नहीं है तो क्या जांच करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बूस्ट वोल्टेज जांच करेंगे। जैसा कि साथियों, यदि टीवी रिसीवर में कोई ड्राइव वोल्टेज नहीं है तो बूस्ट वोल्टेज की जांच करेंगे, क्योंकि बूस्ट वोल्टेज डैम्पर ट्यूब टीवी रिसीवर को एडिशनल वोल्टेज प्रदान करता है। यह सप्लाई वोल्टेज क्षैतिज, दोलित्र और ऊर्ध्वाधर आउटपुट ट्यूब्स में होती है। अगला प्रश्न,
दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड में होती है। जैसा कि साथियों यहाँ पर हम देख सकते हैं, दूरदर्शन के एफएम रिसीवर के इनपुट परिपथ दूरदर्शन के ही आवाज़ वाहक आवृत्ति को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार के डिजाइन किए गए होते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्विचिंग युक्तियों के लिए ट्रांजिस्टर प्रयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वह कमज़ोर प्रतिक्रिया व उच्च वोल्टेज के लिए असहनीय है। इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि स्विचिंग डिवाइस के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ट्रांजिस्टर कमज़ोर प्रतिक्रिया और उच्च वोल्टेज के असहनीय ट्रांजिस्टर का उपयोग निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर के परिपथों में किया जाता है। दोस्तों, ये थे आपके प्रश्न, जो कि आपका ये वीडियो समाप्त होता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्नों की यहाँ पर ये वीडियो बना हुआ है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ITI लेवल का इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इस सीरीज को देखकर बैठ जाना, अधिकतर यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए